A very good morning everyone. Today we will discuss about different type of companies. Well, because of the changing pattern of trade and commerce in today's world, जो markets हैं वो local area तक सीमित नहीं रहे हैं. They have even crossed the national and international borders too. एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच जो प्रोडक्शन है वो बिगर स्केल पे होनी शुरू हुई और जिसके लिए इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी. तो इन सभी की वजह से ऑल दीज थिंग्स गिव बर्थ टू द कंसेप्ट ऑफ कंपनीज एंड एज अ रिजल्ट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज वर फॉर्म्ड. सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट देम अंडर डिफरेंट क्लासिफिकेशन और हेड्स. फर्स्ट वन हमारी जो आती है वो आती है on the basis of incorporation, classification of different companies on the basis of incorporation. तो इसके अंदर आप तीन टाइप्स की कंपनीज पढ़ेंगे. पहली है चार्टर्ड कंपनीज. चार्टर्ड कंपनीज कौन सी होती हैं? चार्टर्ड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं विच आर फॉर्म्ड बाय रॉयल चार्टर, या हम कह सकते हैं विच आर फॉर्म्ड एट द इंस्टेंस ऑफ सम लीगल अथॉरिटीज या सिलेक्टेड अथॉरिटीज. मान लो किसी फॉर एग्जांपल किंग और क्वीन के जो ऑर्डर्स थे उनको फॉलो करते हुए कंपनी क्रिएट की गई, तो वो कंपनीज क्या कहलाएंगी? चार्टर्ड कंपनीज. एंड द मेंबर्स जो होते थे चार्टर्ड कंपनी के वो लाइबल नहीं होते थे फॉर एनी डेट ऑफ द कंपनी एंड दे ऑल इंजॉयड अनलिमिटेड राइट्स. बट इस टाइम पे इंडिया में सच कंपनीज आर नॉट प्रेवलेंट. फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, दीज आर सच chartered companies which were formed in 1680. नेक्स्ट जो कंपनी आती है वो कंपनीज हैं स्टेचूटरी कंपनीज. ये वो टाइप की कंपनीज हैं जो इनकॉर्पोरेटेड हुई हैं बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर. और ये कंपनीज फॉर एग्जांपल हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, LIC. ये सब जो कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, ये क्या कहलाती हैं? स्टेचूटरी कंपनीज कहलाती हैं. और इनके नाम के आगे लिमिटेड वर्ड को यूज़ करना मैंडेटरी नहीं है. एंड दीज कंपनीज आर फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ विच आर प्रॉफिटेबल टू द कंट्री. मतलब इन कंपनीज को बनाने का या इनको इनकॉर्पोरेट करने का मेन मोटिव है कि कंट्री को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जाए. नेक्स्ट कंपनीज आती हैं रजिस्टर्ड कंपनीज. रजिस्टर्ड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. इन कंपनीज को हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनीज. बट कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो इनकॉर्पोरेट तो कंपनीज एक्ट के अंडर हुई हैं, लेकिन उनके जो प्रोविजंस हैं या उनके जो ऑपरेटिव मैटर्स हैं उनको गवर्न करता है एक सेपरेट एक्ट. फॉर एग्जाम्पल कुछ बैंकिंग कंपनीज हैं वो इनकॉर्पोरेट तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर हुई हैं, लेकिन उनके जो प्रोविजंस, उस कंपनी में जो प्रोविजंस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो एक तरीके से की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949. ऐसे ही हम इंश्योरेंस कंपनीज का भी एग्जांपल ले सकते हैं. इंश्योरेंस कंपनीज इनकॉर्पोरेट तो हुई हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013, बट जो प्रोविजंस हैं वो लागू होंगे उस कंपनी में of Insurance Act 1938. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. इसके अंदर दो तरीके की कंपनीज आती हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज. पहला है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज. वो कंपनीज जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और ये मैंडेटरी है इन कंपनीज के लिए कि वो एट द एंड ऑफ देयर नेम, कंपनी नेम, वो लिमिटेड वर्ड लगाएं. साथ ही साथ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज को दो हेड्स के अंदर हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी. यहाँ क्या होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज में, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है बाय द नंबर और वैल्यू ऑफ शेयर और बाय लिमिटेड बाय गारंटी. तो पहला है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स. अब यहाँ क्या होता है, जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की इन कंपनीज में वो लिमिटेड होती है बाय द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द. फॉर एग्जाम्पल अगर शेयर होल्डर ने 100 शेयर बाय करे किसी भी कंपनी के और ₹80 उसने पे ऑफ कर दिए, ₹20 जो है वो अनपेड है, तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी टू द अनपेड अमाउंट दैट इज ₹20.
लाइबिलिटी कंपनीज के अंडर जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। इस टाइप की कंपनीज में क्या होता है, जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो लिमिटेड है टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर प्लस। यहाँ पर अगर इन केस कंपनी वाउंड अप हो जाती है तो अगर उस कंपनी के एसेट्स कम हैं टू क्लियर ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज, तो यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो प्री डिफाइंड अमाउंट या कि जिसको हम गारंटेड अमाउंट भी बोलते हैं वो कंपनी को देगी सो दैट इट कैन पे ऑफ इट्स कंपनी डेट्स। तो यहाँ पर दो पॉइंट आएंगे, एक तो अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर उनको पे करनी पड़ेगी, साथ ही जो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो कंपनी जब वाउंड अप होगी तो ये प्री डिफाइंड या प्री डिटरमाइंड अमाउंट वो एज अ गारंटी उनको प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी उनको एट द टाइम ऑफ कंपनी वाउंड अप देनी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी जो आती है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी हेड के अंडर वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है उस पर कोई लिमिटेशन नहीं होती, यहाँ तक कि उन मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ किया जाता है एट द एंड ऑफ द कंपनी या एट द वाउंडिंग ऑफ द कंपनी टू पे ऑफ द कंपनीज डेट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है कंपनीज की है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यहाँ पर दो तरीके से कंपनीज को डिवाइड किया गया है, प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज आर दोज which has minimum paid up capital and these are defined under the section 2 subsection 68 of the Companies Amendment Act 2015। और ये क्या कहती हैं, there are some restrictions on the transfer of shares, कि यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन लगी हुई है अंडर प्राइवेट कंपनीज। एंड मोर ओवर यहाँ तक कि पब्लिक को भी लार्ज पोर्शन सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं दिया जाता अंडर प्राइवेट कंपनीज। और साथ ही साथ जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनीज में वो होने चाहिए और मैक्सिमम 200। और ये ज़रूरी है कि ये कंपनीज प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट वर्ड यूज़ करें एट द एंड ऑफ इट्स नेम, मतलब कंपनी के नेम के आखिरी में यहाँ पर प्राइवेट लिखना मैंडेटरी है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारी पब्लिक कंपनीज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो एक प्राइवेट फर्म नहीं है या प्राइवेट कंपनी नहीं है, और वो कंपनी दैट इज़ हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल। साथ ही साथ यहाँ पर जो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, यहाँ पर मेंबर जो है ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने शेयर दूसरे मेंबर्स को। एंड वन थिंग मोर, यहाँ पर जो शेयर्स एंड डिबेंचर हैं पब्लिक कंपनी के वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं एंड दे आर ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सेल। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो आती है कंपनीज़ की वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इसमें जो फर्स्ट वन है वो है गवर्नमेंट कंपनीज़। गवर्नमेंट कंपनीज़ अब क्या होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ वो कंपनीज़ जिसमें 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज़ हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिमेनिंग 49% इज़ सोल्ड टू द पब्लिक। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ का हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, अशोका होटल एक्सेट्रा, दीज आर ऑल गवर्नमेंट कंपनीज़। जहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम जो शेयर कैपिटल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है और जो बची हुई है उसको पब्लिक को सेल आउट किया जाता है। अब कुछ सर्टेन प्रोविजंस होते हैं कंपनीज एक्ट के अंडर जो गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर अप्लाई होते हैं, जैसे कि जो ऑडिटर है उसको अपॉइंट करना जरूरी है गवर्नमेंट कंपनी को, और जो वो ऑडिटर है ही हैज़ टू प्रिपेयर अ ऑडिट रिपोर्ट एंड सबमिट दैट कॉपी टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एंड मोर ओवर और भी प्रोविजंस है, जैसे कि जो ऑडिट या एनुअल रिपोर्ट उस ऑडिटर ने बनाई है उसको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के फ्रंट में भी प्रेजेंट करना पड़ता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट कंपनीज सर्टेन प्रोविजंस से एग्जाम्प्टेड होती है, जैसे कि अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोविजन रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स, प्रोविजन रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, या ट्रांसफ़र ऑफ अनपेड डिविडेंड से रिलेटेड प्रोविजंस जो होते हैं, या
नया प्रोविज़न जैसे कि डायरेक्टर्स को लोन देना है तो उन प्रोविज़न से भी वो एग्जम्प्टेड होते हैं। साथ ही साथ वो प्रोविज़न्स उन प्रोविज़न से भी एग्जम्प्टेड होते हैं विच आर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स दैट आर हेल्ड बाय द नॉमिनीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सर्टेन कुछ प्रोविज़न्स हैं जिससे गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं वो एग्जम्प्टेड होती हैं अंडर दिस कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट वन जो हमारा आता है वो आता है होल्डिंग कंपनीज एंड सब्सिडियरी कंपनीज। होल्डिंग कंपनीज और सब्सिडियरी कंपनीज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगी। अब फॉर एग्जांपल होल्डिंग कंपनीज एंड सब्सिडियरी कंपनीज, नाउ आई एम गिविंग द एग्जांपल। आपको इसे जल्दी समझ में आ जाएगा इनकी दोनों की डेफिनेशन कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है। अब यहाँ देखिए दो कंपनीज हैं ए एंड बी। ए कंपनी जो है बी कंपनी की मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रही है। ए कंपनी बी कंपनी की मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन मैनेजमेंट ऑफ वन कंपनी इज कंट्रोल्ड बाय अनदर, यानी बी की मैनेजमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, ए कंट्रोल कर रहा है। व्हेन मैनेजमेंट ऑफ वन कंपनी इज कंट्रोल्ड बाय अनदर, द कंपनी कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। तो यहाँ पर बी की मैनेजमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, ए कंट्रोल कर रहा है। तो ए क्या हुआ, होल्डिंग कंपनी। और जिसकी मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जा रहा है वो क्या कहलाएगी, सब्सिडियरी कंपनी। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आती है कंपनीज़ की वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। तो इसमें दो तरीके की कंपनीज़ आती हैं, इनलैंड कंपनीज़ एंड फॉरेन कंपनीज। सिंपल लैंग्वेज में अगर मतलब जानना है दोनों कंपनीज़ का वो ये है कि इनलैंड कंपनीज़ जो इंडिया में ही बनी है, इंडिया में ही अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है और यहीं के जो कंपनीज़ एक्ट 2013 है उसके प्रोविज़न को फॉलो कर रही है। फॉरेन कंपनीज़ जो बाहर की कंपनीज़ हैं उनको हम फॉरेन कंपनीज बोलते हैं, बट वो अपना बिजनेस इंडिया में कर रही है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में दोनों का मतलब ये है कि इनलैंड कंपनीज यानी इंडिया की कंपनीज, फॉरेन कंपनीज यानी बाहर की कंपनीज। अब कुछ प्रोविजंस भी हैं, इनका कंप्लीट मतलब भी है, वो मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी। फर्स्ट वन इज इनलैंड कंपनीज। इनलैंड कंपनी वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में अंडर द कंपनीज एक्ट और उसके जो प्रोविजंस हैं वो ही फॉलो कर रही है। यहाँ पर जो बिजनेस कर रही है तो उसी को फॉलो करके ही वो बिजनेस कर रही है। साथ ही साथ एक और पॉइंट आता है इनलैंड कंपनीज में कि कुछ इनलैंड कंपनीज इनकॉर्पोरेट तो कंपनीज एक्ट के अंडर हुई हैं, लेकिन जो वो प्रोविजन फॉलो करती हैं वो किसी सेपरेट एक्ट के भी करती हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, चैरिटेबल कंपनीज। ये वो कंपनीज हैं जो इनकॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट के अंडर हुए हैं लेकिन फॉलो सेपरेट एक्ट का करती है। जैसे बैंकिंग कंपनीज जो होती हैं वो इनकॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट के अंडर हुई हैं लेकिन वो बैंकिंग एक्ट के अंडर के जो प्रोविजंस हैं वो फॉलो करती है। नेक्स्ट इज फॉरेन कंपनीज। अब फॉरेन कंपनीज क्या होती हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फॉरेन कंपनी वो कंपनी दैट आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इंडिया में इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, इंडिया में इनकॉर्पोरेशन होता तो वो क्या कहलाती, इनलैंड कंपनीज, बट इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है, आउटसाइड इंडिया, यानी वो फॉरेन कंपनीज कहलाएंगी। which has a place of business in India whether by itself or through an agent physically or through electronic mode। कहने का मतलब ये है वो कंपनीज जो इनकॉर्पोरेट तो इंडिया के बाहर हुई हैं लेकिन उनका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो इंडिया में है, चाहे उन्होंने खुद लिया, चाहे वो किसी एजेंट के थ्रू काम कर रहे हैं या फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मोड के। सेकेंड पॉइंट इसमें है या कोई वो बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में परफॉर्म करे हैं किसी भी तरीके से। तो ये दो चीज़ें आएंगी फॉरेन कंपनीज में कि क्या, कि वो कंपनीज जो इनकॉर्पोरेट तो इंडिया के बाहर हुई हैं लेकिन वो अपना बिजनेस या प्लेस ऑफ बिजनेस जो उनका है वो यहाँ पर विद इन इंडिया कर रही है। अब कुछ प्रोविजंस हैं, अगर प्लेस ऑफ बिजनेस उनका इंडिया में है तो उनको क्या करना है, यहाँ की कंट्री के रूल के अकॉर्डिंग उनको क्या करना है, उनको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, जैसे कि अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम, चार्टर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। एंड अगर वो इंग्लिश में नहीं है दीज डॉक्यूमेंट्स, द कंपनी मस्ट प्रोवाइड अ सर्टिफाइड ट्रांसलेशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी। एंड एड्रेस होना चाहिए उनके रजिस्टर या मेन ऑफिस का कंपनी का, डायरेक्टर्स कितने हैं, सेक्रेटरी कौन है, ये सब भी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स में नेम एड्रेस ऑफ द पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया दैट इज ऑथराइज टू एक्सेप्ट सर्विस ऑफ एनी नोटिस और डॉक्यूमेंट सर्व्ड ऑन द कंपनी। मतलब अगर कंपनी को नोटिस भेजना है तो उस पर्सन का नेम एंड एड्रेस भी होगा जो इंडिया में रहता है और जो कंपनी के सारे अकाउंट्स को देख रहा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को देख रहा है, जिनको हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो नोटिस सेंड कर सकती है। एंड द फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी इन इंडिया, इंडिया में उसका ऑफिस कहाँ है वो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ पर्टिकुलर्स होने चाहिए फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द प्लेस ऑफ द बिजनेस इन इंडिया ऑन अर्लियर ओकेजन और द ओकेजन्स and any other information that as may be prescribed under the Companies Act 2013. These are all the documents that the foreign companies has to submit to the registrar of the companies within 30 days of the establishment of such place of business. There are some other type of companies. First one is multinational companies, जिनको हम MNCs भी बोलते हैं। ये वो companies हैं that manages production or deliver services in more than one country. इनको हम इंटरनेशनल कंपनीज भी बोल सकते हैं। ये वो कंपनीज हैं जो प्रोडक्शन किसी और कंट्री में करती है, साथ ही साथ जो सर्विसेज है वो भी किसी और कंट्री में प्रोवाइड करती है। कहने का मतलब है दैट कंपनी विच डू बिजनेस इन मोर देन वन कंट्रीज, दैट कंपनीज आर नोन एज मल्टीनेशनल कंपनीज। एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज में ट्रेड करने वाली कंपनीज को क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज। और इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम की बात करें तो जैसे टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, इन्फोसिस, नोकिया कम्युनिकेशन, IBM इंडिया, these all are multinational companies that operate in more than one countries. Next one company is defunct companies. Defunct companies वो companies होती हैं that ceases to be operative and is no more doing an business. या मतलब कहने का मतलब ये है वो organization जिनकी zero asset हैं, zero liabilities हैं and they fail to begin business. मतलब उन्होंने business चलाया ही नहीं है within a year of its incorporation. या हम कह सकते हैं वो कंपनीज दैट आर कंसिडर्ड यूजलेस एज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट टू द सोसाइटी। मतलब एक तरीके से उनको खड़ा तो कर दिया है लेकिन वो बिजनेस कर ही नहीं है, कर ही नहीं रही है विद इन अ ईयर। मतलब यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के पास अंडर सेक्शन 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये राइट है कि वो इन जैसी कंपनीज का नाम डिलीट कर सकता है, क्योंकि इन कंपनीज ने एक तरीके से इनकॉर्पोरेशन तो कर लिया, ठीक है, लेकिन कोई बिजनेस नहीं कर रही है, ना इसकी कोई एसेट है, ना इसकी कोई लायबिलिटीज है। तो ये कंपनीज क्या कहलाती हैं? डिफंक्ट कंपनीज। वो कंपनीज दैट आर सीजेस टू बी ऑपरेटिव एंड इज नो मोर डूइंग एनी बिजनेस। मतलब जीरो एसेट एंड जीरो लायबिलिटीज है उनके पास, कोई ट्रांजैक्शन वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वो परफॉर्म नहीं कर रही है। दैट कंपनीज आर कॉल्ड डिफंक्ट कंपनीज। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनीज जो आती हैं वो है अनरजिस्टर्ड कंपनीज या इलीगल एसोसिएशंस। अनरजिस्टर्ड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं दैट आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, या वो कंपनीज दैट वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उनको हम बोलते हैं इलीगल एसोसिएशन। वो एसोसिएशन जिन्होंने जो प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2013 में दिए गए हैं उनको फॉलो ना करके कोई ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी या अपना बिजनेस जो है वो रन करा, तो वो कंपनीज क्या कहलाएंगी या वो एसोसिएशंस कहलाएंगी इलीगल एसोसिएशंस। नेक्स्ट जो कंपनीज आती हैं वो आती हैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज। इन्वेस्टमेंट कंपनीज वो कंपनीज दैट आर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग पूल्ड कैपिटल इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज या सिक्योरिटीज। या कहने का मतलब ये है कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है इन्वेस्टमेंट कंपनी को कि वो कंपनीज जिनका प्रिंसिपल बिजनेस या प्रिंसिपल काम यही है टू एक्वायर द शेयर, स्टॉक्स, डिवेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज। मतलब जिनका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? शेयर्स, स्टॉक, डिवेंचर या अदर सिक्योरिटीज में डील करना, उन कंपनीज को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट कंपनीज। नेक्स्ट कंपनीज आती हैं फाइनेंस कंपनी या जिनको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं। ये वो फाइनेंस कंपनीज हैं दैट आर नॉन बैंकिंग कंपनीज, जिनका काम क्या है? एक तरीके से फाइनेंस कंपनीज वो ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली क्या करती है? इंडिविजुअल्स को या बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करती है और यहाँ पर वो प्रॉफिट कमाती है फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट जो वो चार्ज करती है इन लोन्स के ऊपर। नेक्स्ट है
फेरा कंपनीज। फेरा कंपनीज वो कंपनीज जो नॉन रेजिडेंट इंटरेस्ट, या हम कह सकते हैं कि फॉरेन इक्विटी कैपिटल जिसकी 40% से ज़्यादा है। फेरा कंपनीज मतलब वो कंपनीज दैट आर ऑपरेटिंग इन इंडिया अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, और जिनको हम टेक्निकली अगर बोलें तो फेरा कंपनीज बोलते हैं। वो इंडियन कंपनीज जो हैं उनकी जो फॉरेन इक्विटी कैपिटल है वो 40% से ज़्यादा है, उन कंपनीज को हम क्या बोलेंगे, फेरा कंपनीज। नेक्स्ट कंपनीज जो आती हैं वो है 1% कंपनीज। 1% कंपनी जो है ये न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था बाय द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। ये कंपनी वो कंपनी है जो बेसिकली 1% के एक मेंबर होगा उस कंपनी का, वो क्या कहलाएगी, 1% कंपनी। और ये कंपनीज जो हैं, जो 1% कंपनी होती है या जिनका एक ही मेंबर होता है, इन कंपनीज को कुछ ऐसी प्रिविलेजेस या एग्जम्पशन मिलती है जो अदर कंपनीज को नहीं मिलती है। नेक्स्ट जो कंपनी आती है हमारी, आती है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का मतलब है यानी छोटी कंपनी। इट मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख होगी या मैक्सिमम 5 करोड़ होगी, या जिसका मिनिमम टर्नओवर एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 करोड़ होगा या मैक्सिमम 20 करोड़ होगा। वो कंपनीज क्या कहलाएंगी, स्मॉल कंपनीज। या स्मॉल कंपनीज को हम ये भी बोल सकते हैं वो कंपनी privately owned and operated with small number of employees and it related वॉल्यूम ऑफ सेल्स। मतलब छोटी कंपनीज जो प्राइवेटली 4-5% रन करते हैं या जो जिसके मेंबर्स जो हैं वो थोड़े होते हैं, प्लेस लोकल एरिया में ही ऑपरेट करती है, या जिसके एम्प्लॉयज़ भी कम होते हैं और उनकी सेल वॉल्यूम भी कम होती है, वो कहलाती हैं स्मॉल। नेक्स्ट कंपनी इज डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी वो कंपनी जो फॉर्म या रजिस्टर्ड हुई है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट को रन करने कंपनी ने एक तरह से रजिस्ट्रेशन करवाई है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। डोरमेंट कंपनी, सिंपल वर्ड में डोरमेंट का मतलब होता है नॉट एक्टिव, यानी अभी एक्टिव नहीं है वो कंपनी, लेकिन फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए वो इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, तो अभी उसकी कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी वो नॉट एक्टिव है लेकिन वो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर्ड हुई है। उन कंपनीज को क्या बोलते हैं, डोरमेंट कंपनीज। नेक्स्ट कंपनी इज प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी वो कंपनी जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स या हर एक प्रोड्यूसर होता है इन 2 और मोर प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन, वो कहलाती हैं हमारी प्रोड्यूसर कंपनीज। सेक्शन 581 ए एंड बी प्रोड्यूसर कंपनीज़ को डिफ़ाइन करता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और साथ ही साथ जो मेंबर्स होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होने चाहिए दैट आर एंगेज्ड इन एक्टिविटी रिलेटेड टू प्राइमरी प्रोड्यूस। प्राइमरी प्रोड्यूस का मतलब होता है प्रोड्यूस ऑफ फार्मर अराइजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, मतलब जैसे ऐसे बिजनेसेस जैसे एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, रीवेजिटेशन, ये कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो बेसिकली आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो इनसे रिलेटेड, ये इनसे कनेक्टेड होने चाहिए ये जो मेंबर्स होते हैं इन कंपनीज़ के। तो ये कंपनीज़ क्या कहलाती हैं, हमारी प्रोड्यूसर कंपनीज़। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।